विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। 17 दिसंबर 2023 को आपका आरओ का पेपर है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर है। 2 दिन शेष, शुक्रवार और शनिवार, इतवार को आपने पेपर देना है। उसके लिए रैपिड रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो मध्यकालीन बता रहा हूँ मैं, मध्यकालीन भारत के बारे में। तो मध्यकालीन भारत में क्या करना है आपने, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपने 5 वंश पढ़ने हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ठीक है। अगर हम देखेंगे गुलामों ने कितने वर्ष शासन किया, 84 वर्ष शासन किया गुलाम ने। खिलजी ने कितना किया, 30 साल, गुलाम खिलजी। तुगलक ने कितना किया, 94 ईयर, गुलाम खिलजी तुगलक। फिर सैयद ने कितना किया, 37, ठीक है। और फिर लोदी ने कितना किया, 75। तो आने का जो सही क्रम है वो तो ये है कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। पर अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो मैं बोलता कि अधिक शासन करने से कम शासन करने तक का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक शासन किया वो किसने किया, तुगलक ने किया। कितना, 94 ईयर्स। उसके बाद किसने किया, गुलाम ने। कितना किया, 84। फिर किसने किया, लोदी। लोदी ने कितना किया, 75। फिर सैयद ने कितना किया, 37। फिर किसने किया लास्ट में। तो सबसे कम, या तो मैं ऐसे पूछता कि सबसे कम शासन सल्तनत काल में किसका रहा, आंसर खिलजियों का रहा, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि जो गुलाम वंश है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है एक राजाओं का, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दो कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। किताबों में तो क्या होता है कि डायरेक्ट मेन दिए हुए रहते हैं, बट कई बार पूछ लेता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन था शासक, कौन था, हाँ, आराम शाह था। फिर कभी कभी पूछता है इल्तुतमिश और रजिया के बीच में कौन था, तब कौन था, तब रुकनुद्दीन फिरोज था। कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज, है ना। तो याद करके रख लेना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा दीजिए शासकों का, और उसके बाद क्या, उनकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए हल्का फुल्का, ठीक है। बाकी पढ़ना हमने बड़े बड़े सुल्तानों के ही बारे में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक, 1206 से 1210। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया इसको। और इसने लाहौर में क्या किया, लाहौर में मतलब लाहौर की गद्दी पर बैठकर शासन किया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का, ठीक है। और जो इसका वंश है वो क्या है, कुतुबी। कौन सा, कुतुबी। और जो इल्तुतमिश का वंश है वो कौन सा, शमशी। कौन सा, बलबन का जो वंश है वो है बलबनी। कौन सा है, बलबनी। तो इनको मामलूक भी बोला जाता है। जो स्लेव डायनेस्टी में है जितने भी ये सुल्तान है, मामलूक, स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बुरे परिवारों से, बहुत गरीब परिवार, बहुत अच्छे परिवारों के होते थे ये किसी शासक सुल्तान के साथ अटैच हो जाते थे, गुलाम कहे जाते थे, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इसको कुरान ख्वां भी बोला जाता है क्योंकि बहुत अच्छी कुरान पढ़ता था, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए कुरान ख्वां कहा जाता है इसको, ठीक है। दूसरा, ये इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने खाली मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अच्छा, अगर मैं पूछूं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो कौन है, नहीं भाई, उससे पहले हो चुका है। सुल्तान जो सबसे पहले उपाधि धारण की थी वो किसने की थी, महमूद गजनवी ने की थी। किसने, थोड़ा ध्यान रखना, महमूद और मोहम्मद में अंतर होता है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दोनों अलग अलग हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, वो पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, फिर लाहौर इसकी एक तरह से क्या था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन लाहौर की गद्दी पर बैठा, ठीक है। लाख बख्श भी कहा जाता है इसको, क्या, लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसके दरबार में 2 बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। एक तो हसन निजामी है जिसने ताजुल मासिर लिखी। क्या लिखी, ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी है। और एक फ़क्र मुदब्बिर, एक और कौन है, फ़क्र मुदब्बिर, ठीक है। उसके बाद इसने एक मीनार की नींव रखी। कभी आप दिल्ली जाओगे, महरौली,
एक जगह पड़ती है जहाँ पे आपको कुतुब मीनार मिलेगी। क्या मिलेगी? कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनकी याद में कहा जाता है कि बनाई गई थी। ठीक है, पहले ये 4 मंजिला थी, बाद में इसकी ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई, बाद में उस पर 2 मंजिलें और बनाई गई, मतलब चौथी मंजिल की जगह चौथी और 5वीं मंजिल बनाई गई, जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। और जिसे किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया शायद। चेक कर लीजिए एक बार, ऊपर की 2 मंजिल, कुतुब मीनार को देख के ही पता चल जाएगा आपको कि ऊपर की 2 मंजिल अलग है, नीचे की 2 मंजिल क्या है? अलग है। ठीक है, और कुछ शेप ऐसा है बांसुरी और स्टार, बांसुरी और स्टार, इस शेप में बनी हुई है मंजिलें। तो यूपीएससी में कभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्वेश्चन पूछता था कुतुब मीनार से, है ना। नीचे का डायमीटर पूछता है कई बार, ऊपर का डायमीटर, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना पूछेगा। ज़्यादा अगर पूछेगा तो हाइट पूछेगा कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, बताएंगे मुझे कितनी है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत थे एक। ठीक, तो उनकी याद में ये बनाई गई। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। 72 मीटर कंफर्म? मैच नहीं हो रहा साउंड, मैच नहीं हो रहा अभी, ढंग से देखिए। ठीक है, हाँ जी, चलो 72.5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 72 बोल रहे हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितने मीटर हाइट है, पूछ सकता है हाइट कुतुब मीनार के ना। बाकी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐबक मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। एक बार ये भी पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। फिर ये मर गया, उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह योग्य नहीं था, इसलिए जनता ने क्या किया? दिल्ली की जनता ने किसको बुलाया? इल्तुतमिश को बुलाया, जो कि गुलाम था। वैसे तो गुलाम नहीं था, मैंने बताया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम के गुलाम को दास्ता से मुक्त कर दिया था, अपने दास के दास को दास्ता से मुक्त कर दिया था जब इल्तुतमिश ने खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, है ना। चलो, अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश दरअसल कहाँ का सूबेदार था? जब आराम शाह को गद्दी से हटाया गया, इल्तुतमिश को बुलाया गया, उस समय बदायूं का सूबेदार था। वो कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मैंने कहा एक पॉइंट छूट गया, जो पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, देश की पहली मस्जिद, इस देश में पहली मस्जिद जो बनी उसका नाम क्या? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में, है ना। वो मेहरौली के आसपास मिलेगी आपको। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही उसका निर्माण कार्य क्या हुआ? प्रारंभ किया। हिंदू बिल्डिंग्स को तोड़कर क्या किया गया? उसको बनाया गया। ठीक है, चलो जी। फिर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपने बोलना है इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया, क्योंकि आप देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। कौन बैठता है? रुकनुद्दीन फिरोज बैठता है। और इल्तुतमिश की वाइफ, उसकी संरक्षिका, क्या मतलब एक बड़ी क्रूर महिला थी जिसका नाम शाह तुर्कान था। वो आतंक का शासन क्या करती? शुरू करती है। इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी बेटी रजिया क्या करे? गद्दी पर बैठे, लेकिन क्या होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठ जाता है। शाह तुर्कान क्या करती है? आतंक का शासन फैला देती है पूरे उसमें, लोग परेशान हो जाते हैं। रजिया एक दिन लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे की नमाज में जाती है और दिल्ली की जनता से क्या करती? समर्थन मांगती है। और दिल्ली की जनता बाद में किसको बनाती है? रजिया को बनाती है, जो कि पहली महिला मुस्लिम शासिका भी है इस देश में, है ना। महिला मुस्लिम बोल रहा हूँ मैं, शासिका। ठीक है, मुस्लिम महिला शासिका जो है वो कौन है? रजिया सुल्तान। फिलहाल इल्तुतमिश के कार्यों को पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने एक चालीसा का गठन किया, 40 तुर्क सरदारों का गठन किया। ठीक है, टर्क सरदार थे ये, चालीसा बोला जाता है। तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इसको बाद में बलबन ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त कर दिया। इतना समझ में आ गया। जो उसके काम है खास याद कर लेते हैं। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान भारत की सीमाओं पर पहुंच गया। वो अपने दुश्मन जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी इल्तुतमिश के पास आया। उसने कहा मुझे सहायता करो, मुझे सहायता दो चंगेज खान के विरुद्ध। ठीक है,
तो इल्तुतमिश ने कहा कि यहाँ की जलवायु आपके लिए उपयुक्त नहीं है, और इस प्रकार उसने अपने नवगठित साम्राज्य की रक्षा कर दी। उसने वापस जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने कहा यहाँ की जलवायु आपके लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको सहायता नहीं दे सकता चंगेज खान के विरुद्ध। चंगेज खान आपको पता ही है कहाँ का, मंगोलिया का, जिसने अपने दोस्त को भी उबाल कर मृत्युदंड दिया हो पानी में, तो सोचो कैसा व्यक्ति रहा होगा, है ना। इसी चंगेज खान का 14वां मतलब माता की तरफ से 14वां वंशज है कौन, बाबर। बाबर की माँ जो है वो चंगेज खान की तरफ से 14वें वंशज है, और बाबर का जो पिता है वो तैमूर लंग का 5वां वंशज है। इसीलिए बाबर आगे चलकर पढ़ेंगे आप मुगलों में कि बाबर अपने आप को तैमूरी कहता है। क्या कहता है, ठीक है। और ये बाबर वही है जो समरकंद में अपना शासन क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो और शासक थे अगल बगल के, वो बड़े शक्तिशाली थे, उनके सामने नहीं टिक पाया बाबर। कभी 100 दिन शासन किया, कभी कुछ किया, ठीक है। हल्का सा बताता हूँ, बाबर की एक आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जो कि उसने तुर्की भाषा में लिखी। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा हुआ किस भाषा में लिखी, तो जो तुर्की भाषा में लिखी उसने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी। क्या लिखी, तुजुके बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी। बाद में उसको फारसी में अनुवाद किसने किया, किसने किया फारसी में अनुवाद? तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना और पाइंदा खाने किया, शायद चेक करना। और उसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया वो मिसेस बेवरेज ने किया। किसने किया? मिसेस बेवरेज ने सबसे अच्छा अनुवाद कर रखा है इंग्लिश में, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, हाँ अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन अब्दुल रहीम खाने खाना? कौन अब्दुल रहीम खाने खाना? खाने खाना तो उसकी उपाधि है। अब्दुल रहीम कौन है? बैरम खां का बेटा है। कौन है? बैरम खां का। फिर मैं कहानी पे जाऊंगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, पर बता देता हूँ। अभी वैसे इल्तुतमिश पढ़ रहे हैं हम। कौन? बैरम खां, जिसकी वजह से अकबर सम्राट बना। अकबर का गुरु कौन है? बैरम खां है। समझ में आया? जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है 1556, उसमें बैरम खां तो जीतता है किसको? हेमू को। जो हराने वाला मुख्य व्यक्ति है वो कौन है? बैरम खां है। अकबर तो 14 साल का है, 13 साल कुछ महीने कुछ दिन का, और बैरम खां ही उसको गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर एक लकड़ी का क्या बनाता, तख्त बनाता, और उस पर बिठाता है उसको। किसको? अकबर को। बोलता है तुम अब क्या हो, बादशाह हो, ठीक है। और हेमू को लाया जाता है सामने पर, हेमचंद्र विक्रमादित्य। किसको? और अकबर तलवार छुआता ही है, बैरम खां गर्दन काटता है और गाजी की उपाधि देता है। किसको? अकबर को। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला। गाजी मतलब काफिर कौन? जो नॉन इस्लामिक होंगे वो काफिर होंगे, ठीक है। चलो, तो बाद में क्या होता है कि जब 18 साल का होता है ना अकबर, तो बैरम खां को पसंद नहीं करता। फिर बोलता है कि हस्तक्षेप कर रहे हैं गुरुजी हर काम में। तो 3 प्रस्ताव रखता है। बोलता है या तो मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाओ, या गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाओ, या क्या करो, कोई जागीर ले लो। बैरम खां समझ जाता है कि भाई अब जाने का समय आ गया, क्योंकि वैसे भी वो शिया था और अकबर सुन्नी था। तो बैरम खां कहता है कि मैं हज यात्रा पर जाऊंगा, और हज यात्रा पर जा रहा होता है और उसकी हत्या हो जाती है। किसकी? बैरम खां की। तो बैरम खां के पुत्र को वो गोद लेता है। बैरम खां की पत्नी से विवाह करता है कौन? अकबर। अकबर शादी करता है अपने गुरु की पत्नी से, और गुरु के पुत्र अब्दुल रहीम को पुत्रवत संरक्षण देता है, खाने खाना की उपाधि देता है। वही अब्दुल रहीम खाने खाना जिसने बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो फिर इल्तुतमिश में वापस लौट आए। इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई, बड़ा आनंद आता है पढ़ने में। फिर इल्तुतमिश ने चंगेज खान से भी अपने साम्राज्य की क्या कर दी? सुरक्षा कर दी। इल्तुतमिश ने क्या किया? और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। उसने क्या किया? सिक्कों पर, टकसाल समझते हो, मिंट, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल का नाम लिखने की परंपरा का प्रारंभ किया। उसने चांदी का टंका, तांबे का जीतल, 2 सिक्के चलाए उसने। कौन कौन से? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। कितने कितने ग्रेन के होते हैं ये चेक कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है, इतना डीप नहीं पूछेगा वैसे, ठीक है। पर आपने खाली ये ध्यान रखना है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है।
अच्छा जी, इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया इसने, किसने? इल्तुतमिश ने। इक्ता बोलते हैं वेतन के बदले जागीर, तो सैनिकों को वेतन नहीं दिया उसने, वेतन के बदले क्या किया? जागीर दी। इस इक्ता प्रथा को समाप्त करता है अलाउद्दीन खिलजी आगे चलकर। वो क्या करता है? नगद वेतन देता है अपने सैनिकों को। क्या करता है? नगद वेतन देता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी सेना रखनी होती है भाई। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्योंकि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और मंगोलों के विरुद्ध लड़ने के लिए उसे क्या चाहिए थी? सेना चाहिए थी। उन्हीं सब चीजों के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लेके आ रहा था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्यों लेके आ रहा था? ताकि कम खर्चे पर भी सैनिक अपने परिवार का भरण पोषण क्या कर सके? चला सके, अपना परिवार चला सके, है ना। ठीक है, फिर इल्तुतमिश ने और क्या काम किया? इल्तुतमिश ने और क्या काम किया? बाकी कुछ सेइंग्स होती हैं, मुझे नहीं लगता कि सेइंग से क्वेश्चन पूछेगा। वजीर था इसका एक निजामुद्दीन जुनैदी। इल्तुतमिश का जो वजीर था उसका नाम क्या था? निजामुद्दीन जुनैदी। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन मानते हैं? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मानते हैं इल्तुतमिश को। कौन मानते हैं? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का क्या था? वास्तविक संस्थापक था। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। चाहता था कि रजिया बने, लेकिन बन जाता कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। मैंने बता दिया, शाह तुर्कान, आतंक का शासन, रजिया लाल। क्योंकि उस जमाने में अगर आपको न्याय मांगना है तो लाल वस्त्र पहनकर जाना होता था। उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा एक बार कि दरबार में किस वस्त्र को पहन के जाना होता है? लाल वस्त्र पहन के अगर कोई आया है, इसका मतलब वो न्याय की मांग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे आगे चलकर पढ़ते हैं ना, हम जहांगीर पढ़ते हैं, एक न्याय की जंजीर लगाता है जहांगीर। लगाता है? कहां से कहां तक लगाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा भाई। आगरा में था ना जहांगीर, तो शाह बुर्ज से लेकर और यमुना के तट तक एक जंजीर लगाता है, सोने की जंजीर, जिसे खींच कर क्या कर सकते हैं? न्याय मांग सकते थे। ऐसे ही इसने भी शेर रखे हुए थे, उनके गले में घुंघरू थे, उनको बजाकर न्याय की मांग कर सकते थे इल्तुतमिश के समय में भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वहां पर जहांगीर में क्वेश्चन बना था कि वो जो न्याय की जंजीर थी वो कहाँ लगी हुई थी? तो आगरा के किले के शाह बुर्ज में लगी हुई थी वो न्याय की जंजीर। घंटी थी, घंटा जिसे बोलते हैं, उस पर एक जंजीर थी, उसको खींच कर क्या कर सकते थे? न्याय, कोई भी फरियादी न्याय मांग सकता था। तो ऐसे ही न्याय इसके समय में भी मांग सकता था। इल्तुतमिश के समय में शेरों के गले में घुंघरू होते थे, उनको क्या होता था? बजाकर कोई भी फरियादी न्याय मांग सकता था। ठीक है, थोड़ा डीप चला गया मैं, इतना जानने की आवश्यकता नहीं थी। फिर रजिया सुल्तान बनती है भाई 1236 से 1240। आपको पता ही है, रजिया सुल्तान बड़ी योग्य महिला थी। ठीक है, इसके अंदर सारे बादशाही गुण थे सिवाय इसके नारित्व के। इसका नारी होना ही इसके लिए क्या बना? अभिशाप बना। जो मुस्लिम और लोग थे, सरदार थे, वो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कि रजिया क्या करे, कूला और कूबा पहनकर हाथी की पीठ पर बैठकर क्या करे? सवारी करे और बेपर्दा हो जाए। बेपर्दा मतलब समझते हैं? वहाँ पर महिलाएं जो होती हैं पर्दे में रहती हैं, पर्दा हटा दिया रजिया ने, राजा बन गई। राजा को पर्दा रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसने बताया कि आई एम ए किंग, है ना। किंग क्यों रहेगा पर्दे में भाई? ठीक है, तो क्या पहनती थी वो? कूबा पहनती थी। कूबा मतलब कोट, और कूला ये जो पुरुषों की पोशाक हो गई एक तरह से, है ना। देखो उस जमाने में भी फैशन था क्या? हाँ। तो चलो, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि विद्रोह हो गए। क्या हो गए? विद्रोह हो गए। क्या हो गए? विद्रोह हो गए। किसने किए? और विद्रोहियों में भी जो सबसे खतरनाक था, भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया, उसी के साथ विवाह कर दिया। किसने? रजिया ने। उसे लगा कि यार जब विद्रोहियों का सरदार मेरा हस्बैंड बन जाएगा तो फिर काम बन जाएगा मेरे ख्याल से, पर नहीं बना। बाद में फिर कहा जाता है कि कैथल के निकट दोनों की हत्या कर दी। बताया तो इतिहासकार तो ऐसे लिखते हैं कि हिंदू डाकुओं ने की, बट साम्राज्य में बहुत से षड्यंत्र होते हैं, कुछ चीज़ें हिडन होती हैं इतिहास में। ठीक है, जिनका कभी पता नहीं चलता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि किसने की होगी हत्या। ठीक है ना। चलो जी, बाकी क्या है रजिया के बारे में? और रजिया के बारे में कोई पॉइंट? हाँ, रजिया का ऐसा होता है जब कोई स्त्री, महिला बहुत ज़्यादा क्या कर देती है,
मतलब ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेती है, और जब उससे कोई पुरुष जीत नहीं पाता है तो फिर सबसे पहला काम जो होता है उसके चरित्र पर दाग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चरित्र पर दाग लगाया जाता है। तो पुरुषों ने भी वही किया, उसके चरित्र पर दाग लगाया। एक हबसी था जिसका नाम था मोहम्मद याकूब, है ना, जलालुद्दीन याकूब, ठीक है। और जो कहाँ का था? अबिसीनिया का था। अबिसीनिया जो पड़ता है वो अफ्रीका में पड़ता है, उसका आधुनिक नाम जो है इथियोपिया है, ठीक है। कुछ नहीं भाई, उसके अंदर योग्यता थी, अच्छे घोड़े की अच्छी देखभाल करता था, तो उसको अमीर आखुर बना दिया रजिया ने। क्या बना दिया? अमीर आखुर बना दिया। अब अमीर आखुर बना दिया तो जितने भी मुस्लिम सरदार थे उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये तो इसका प्रेमी है। हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो पिक्चर भी बनी है एक, पिक्चर देखिएगा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने बहुत अच्छा भूमिका निभा रखी है उसमें, है ना। डेजर्ट में एक गाना है कि हम भटकते हैं क्यों भटकते हैं, उसमें एक याकूब का एक गाना है, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। इन गानों को भी सुनना कभी, ठीक है। अच्छा उन्हें देखा है, मतलब बहुत सारे गाने हैं, बहुत सुंदर गाने हैं। और उस जमाने में वो गाना गाने के लिए वॉरियर की आवाज़ ढूंढी गई। कभी आप अगर उस गाने को सुनेंगे, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, ये कौन गा रहा है? याकूब गा रहा है। तो उसके लिए एक अलग सिंगर ढूंढा गया, मतलब ना रफ़ी से गवाया गया, मोहम्मद रफ़ी प्लेबैक सिंगरों के बादशाह थे, महेंद्र कपूर थे, बहुत बड़े बड़े सिंगर थे उस समय, किसी से नहीं गवाया गया, एक अलग व्यक्ति से गवाया गया जो कि क्या करता था, जो कि मस्जिद में था और मतलब कुरान पढ़ा करता था बड़ी अच्छी आवाज़ में। उसको बुलाया गया, बोला गया ये वॉरियर पे क्या होगा, फिट होगी ये आवाज़, तो सुन लेना, क्लास के बाद ही सुन लेना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका। चलो जी, तो रजिया की हत्या हो गई भाई, कहाँ पर हुई? कैथल। कैथल आपका हरियाणा में पड़ता है, ये पता ही है आपको, ठीक है। अब रजिया के बाद कौन बनता है गद्दी पर, कौन बैठता है? हाँ जी, मतलब मोटा इंपॉर्टेंट जो राजा वो बहराम शाह है। बहराम शाह के समय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पद सृजित होता है जिसको बोलते हैं नायब मुमलिकात। क्या बोलते हैं उसको? नायब मुमलिकात। नायब पद का सृजन इसलिए किया गया कि अगर राजा अयोग्य है तो तब कौन देखेगा राजकाज, तो फिर कौन देखेगा? नायब देखेगा। कौन देखेगा? और नायब मुमलिकात के पद पर पहला व्यक्ति जो बैठा वो इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था। कौन था? और ये इख्तियारुद्दीन ऐतगीन वही है जिसने कभी रजिया के समय में क्या किया था? विद्रोह किया था। अब रजिया की हत्या हिंदू डाकुओं ने की या किसी और ने की, ये संदेहास्पद है इतिहास में। क्या है? संदेहास्पद है। 2-3 जगहों पर संदेह होता है दरअसल इतिहास में, है ना। एक जगह पर और संदेह होता है, बता दूं, वैसे तो पूरा इतिहास ही संदेहास्पद है, पर फिर भी एक जगह पर और संदेह होता है। जब हम तुगलक पढ़ रहे होते हैं तो जीएमएफ याद रखना आपने, वहां पर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान पर गए हुए होते हैं, शायद बंगाल के अभियान पर, ठीक है। और क्या होता है कि लूट होती है खजाने की, उसका एक भाग जाता है किसके पास? महबूब इलाही। महबूब इलाही नाम सुना है? महबूब इलाही का। गरीब नवाज का नाम सुना है? अरे गरीब नवाज का नाम नहीं सुना? गरीब नवाज अजमेर में बैठते हैं, थे मतलब। गरीब नवाज सूफी संत कौन, किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते हैं गरीब नवाज। दो ही तो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन गरीब नवाज कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और महबूब इलाही जो है वो निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अब एक भाग निजामुद्दीन औलिया के हाथ भी लगा। निजामुद्दीन औलिया के हाथ धन लगा तो क्योंकि सूफी लोग धन को सड़ी गली वस्तु मानते हैं तो बांट दिया उन्होंने भक्तों में। अब उधर से गयासुद्दीन चिट्ठी लिखता है, संदेश भेजता है अपने हरकारे से। हरकारे मतलब जो संदेश लेके जाते हैं कि भाई जो धन है ना वो जमा कर देना। अब निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं भाई मैं तो सूफी हूँ, हमारे लिए तो धन सड़ी गली वस्तु है, हमने तो बांट दिया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक कुछ धमकी भरे स्वर में कुछ मैसेज भिजवाता है कि मैं दिल्ली आता हूं तब देखता हूं। तो निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं हुनूस दिल्ली दूरस्ती, दिल्ली अभी दूर है। क्या है? तो ये श्राप लगता है किस पर? गयासुद्दीन तुगलक पर, कहा जाता है ऐसा, ठीक है। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक उसके लिए लकड़ी का एक क्या बनाता है? महल बनाता है।
उस महल के अंदर से हाथी पर बैठकर गयासुद्दीन तुगलक जाता है, महल गिरता है लकड़ी का, गयासुद्दीन तुगलक भी मर जाता है, उसका बेटा, एक बेटा भी मर जाता है। अब राजा बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है? और मोहम्मद बिन तुगलक जो मीर इमारत का पद देता है वो उस व्यक्ति को देता है जिसने वो क्या बनाया था? लकड़ी का महल बनाया था। यहां पर भी संदेह होता है कि यार तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बड़े जो पिता हैं उनकी मतलब वो मर गए एक बिल्डिंग के नीचे, और उस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्चर को आप क्या कर रहे हो? मीर इमारत बना रहे हो। वहां पर भी संदेह होता है, कहीं षड्यंत्रों का वो तो नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना, सत्ता है ये तो। वो तो देख ही रहे होंगे आप देश में क्या चल रहा है, कोई जीत रहा है तो कोई, है ना। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मेरा क्षेत्र जो है शिक्षा का है, पर राजनीति क्या है जो आम आदमी की समझ में ना आए वही राजनीति है क्या। लेकिन आम आदमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया। किसकी वजह से? वो इतना इंटेलिजेंट हो गया, वो अब हर चाल को क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। ठीक है, चलो जी। तो ये तो जी बहराम शाह के समय में आपने नायब मुमलिकात ही पढ़ना है कि नायब पद का सृजन हुआ। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद एक नसीरुद्दीन महमूद आता है। ये नसीरुद्दीन महमूद बड़ा ही मतलब साधारण सा राजा है। बलबन की बेटी इसकी वाइफ है, रानी होने के बाद भी स्वयं भोजन पकाती है। ये आदमी मतलब ये राजा जो है नसीरुद्दीन महमूद, ये क्या करता है कि टोपियां सिलकर और कुरान की प्रतियां मतलब लिख कर उसको बेचता है, उससे अपना खर्चा चलाता है सुल्तान होते हुए भी। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि राजा होते हुए भी, सुल्तान होते हुए भी क्या है ये, मतलब गरीबी का जीवन जी रहा है एक तरह से। कैसा? साधारण जीवन जिसे बोलते हैं। या तो ये ब्रह्मज्ञानी है और या फिर क्या बोल सकते हैं, नहीं आप लोग तो बोलोगे ही ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी समझ में आ गया था कि ये सब मिथ्या है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है ना। चलो, तो भाई इसके समय में इसके लिए किताब लिखता है तबकात नासिरी, मिनहाजुस सिराज। कहा जाता है कि मिनहाजुस सिराज की बहन को 40 दास भेंट करता है कौन? ये नसीरुद्दीन महमूद। तो उसकी बड़ी प्रशंसा लिखता है कौन? अब भाई हम इन्हीं किताबों पे आश्रित हैं। मिनहाजुस सिराज ने तबकात नासिरी में जो चित्रण किया है इसका, उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो तबकात नासिरी किसने लिखी और किसको समर्पित है? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाजुस सिराज ने लिखी है। किसने लिखी है? मिनहाजुस सिराज ने लिखी है। इतना समझ में आ गया। दरवेश राजा बोल सकते हैं इसे मेरे ख्याल से, मतलब राजा होते हुए भी दरवेशों जैसा जीवन क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, 20 साल तक रहा ये राजा, यहां पर भी संदेह होता है। बलबन ने इसके नायब के रूप में क्या किया? 20 साल तक शासन किया, क्योंकि राजा तो अपना कुरान की प्रतियां लिख रहा है, टोपियां बना रहा है, वो बेच रहा है, खा रहा पी रहा, सारा कामकाज कौन देख रहा है? बलबन देख रहा है। एक बार बीच में भड़का भी देते हैं इसको, नसीरुद्दीन महमूद को, कि भाई तेरे ससुर जी जो हैं वो लग रहा है कि कैप्चर करने वाले हैं। तो ये अपने ससुर जी को बोलता है कि आप क्या करें, छोड़ दें। और बलबन भी बड़ा चालाक है, तुरंत छोड़ के चला जाता है। इस बीच में एक व्यक्ति को बिठाया जाता है नायब पद पर, जिसका नाम है वकील राय। क्या बोलते हैं उसको? जो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो रखा है, वकील राय के नाम से जानते हैं उसको। कुछ महीनों के लिए बनता है वो, उसके बाद उसको भी हटाकर फिर दोबारा बलबन को बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी यूपी पीसीएस वालों ने पूछा कि बीच में कौन बना उसका नायब, तो उसको बोलते हैं रेहान करके है उसका नाम, कुछ अबू रेहान कहीं पे है। हाँ, इमादुद्दीन रेहान, इमादुद्दीन इसका नाम है। इसका जो टाइटल है वो है वकील राय। क्या नाम है? टाइटल है वकील राय। थोड़े समय के लिए बैठता है, उसके बाद बलबन फिर आ जाता है। फिर बाद में बताया जाता है कि नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब बलबन अगले 20 साल तक राजा बनता है, सुल्तान बनता है। क्या बनता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है बलबन, गयासुद्दीन बलबन, आपको पता ही है ना। पहला काम ये मेरे ख्याल से ईरान की यात्रा पर जाता है। वहां देखता है कि जो राजा है उसको तो देवता माना जा रहा है। ईरान के लोग ईरान के राजा को देवता मानते थे। क्या मानते थे? दैवत्व का सिद्धांत था वहां पर कि राजा देवता होता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा एक पिक्चर अगर आप देख लें तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। स्पार्टा 300 देखी है आपने? उसमें देखना आप, जेरेक्सीज
और लियोडाइनस जो है वो ग्रीस का राजा है। वो मतलब कहाँ का राजा, छोटा सा राजा है, कहाँ का, स्पार्टा का। 300 सिपाहियों को लेकर जेरेक्सिस की 1 लाख की सेना को रोक के रखता है वो। इसीलिए उस पर पिक्चर बनी है स्पार्टा 300। क्या बनी है, स्पार्टा 300। तो जो जेरेक्सिस है वो क्या है, भगवान है। अपने आप को क्या मानता है, लास्ट तक वो यही कहता है कि लियोडाइनस तुम एक बार मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मतलब तुम्हारे साम्राज्य को छोड़ दूंगा, तुम बस एक बार भगवान मान लो मुझे। वो मना करता है, नहीं भगवान नहीं हो। समझ में आया। तो जब वो देखता है यार ईरान में इतनी रिस्पेक्ट है और हमारे देश में जो सल्तनत चल रही है वहां राजा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उस हिसाब से। नसीरुद्दीन महमूद जैसे राजा हैं, कभी भी कोई भी क्या कर दे रहा है विद्रोह। तो बड़ा चालाक है बलबन। सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये गुलाम है, क्या है, गुलाम। सबसे पहले कोशिश करता है कि मैं बहुत बड़े राजवंश का हूं। क्या हूं, मतलब मेरा जो ब्लड है वो क्या है, ब्लू ब्लड है, मैं नोबल हूं। नोबल समझते हो, नोबल्स लोग बोलते हैं, जैसे रोम में जो नोबल्स है ना, वो कहते थे हमारा खून लाल नहीं है, हमारा खून नीला है, ब्लू ब्लड। और किसी के साथ विवाह नहीं करते थे, आपस में ही होते थे उनके विवाह। नोबल्स, अमीर जिन्हें कहा जाता है। इसने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए वही फिर दोबारा इतिहास में आ गई वही किताब, कौन, फिरदौसी की शाहनामा के सूरवीर पात्र अफराशियाब का वंशज बताता है अपने आप को। क्या बताता है कि मैं अफराशियाब का वंशज हूँ। जो शाहनामा में जो फिरदौसी ने सूरवीर पात्र के बारे में लिखा है, मैं उसी का वंशज हूँ। अब मैंने कहा किसी भी झूठ को तब तक दोहराओ जब तक वो सच ना लगे। क्या ना लगे, और बाद में लोग मानने लग गए। क्या लग गए, फिर उसी हिसाब से आचरण भी करना पड़ता है। इसने छोटे लोगों से मिलना बंद कर दिया। इसके साथ कुछ विशिष्ट लोग ही मिल सकते थे, बात कर सकते थे। इसके दरबार में हंसना मना था। इसके दरबार में सभी सरदारों को हाथ बांधे खड़े रहना पड़ता था। कैसे, हाथ बांधे खड़े रहना पड़ता था। जब तक दरबार चलेगा, अगर 12 घंटे चलेगा तो 12 घंटे तक सरदार हाथ बांधकर खड़े रहेंगे, मतलब बैठने की अनुमति नहीं थी। इन चीजों को सीख लीजिए, आगे चलकर यही करना है आप लोगों ने भी। जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो डोमिनेंसी को क्या करना पड़ता है, बरकरार रखने के लिए ये कुछ पैतरे चलने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप इजीली अप्रोचेबल हो जाओगे ना, मतलब आप बहुत जल्दी मिल जाओगे किसी से, तो लोग आपको बोलेंगे कि क्या कुछ नहीं है। लेकिन आप अपनी पहुंच को दूर करोगे तो लोग आपका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ये मैंने भी देखा है अपने इस 21 साल के ये कैरियर में, जो ये मैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को बता देते हो तो वो बात नहीं होती। थोड़ा बताओ, उसमें प्रसन्न रहते हैं लोग, है ना। चलो जी, तो इसकी समझ में आ गया। तो दरबार में हंसना मना था। क्या था, मृत्युदंड था सीधे। क्या था, और कमाल की बात है कि काफ़ी लंबी तो इसकी दाढ़ी थी, उससे बड़ा इसका मुकुट था, तो पता नहीं कितने गज का तो इसका मुंह दिखता था। एक अजीब सा कलाकार, अजीब सा हास्य कलाकार सा था ये। लेकिन खुद नहीं हंसता था, ना हंसता था, ना हंसने की क्या थी, अनुमति थी। इवन इसके बेटे की हत्या हो गई, कर दी मंगोलों ने। एक सिपाही खबर लेकर आया कि महाराज आपके पुत्र की जो वो है वो शहीद हो चुके हैं। इसने एज इट इज जैसे दरबार चलता है पूरा दरबार चलाया। बट एक इतिहासकार लिखता है कि उसके महल से रोने की आवाजें आती थी। क्या आती थी, क्या आती थी। और इसका बेटा इसी की बेवकूफियों की वजह से मरा। क्यों मरा, क्योंकि इसकी समझ में आ गया था कि जब तक वो इल्तुतमिश का चालीसा के सरदार अभी तक चल रहे थे, सारे तो नहीं थे लेकिन मेन सरदार तो थे ही। इसने कहा जब तक चालीसा खत्म नहीं होता है तब तक मेरा राजा बनना ज्यादा समय तक क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इसने चालीसा का दमन किया। चालीसा के जितने सरदार थे उन सबकी हत्या करवानी शुरू कर दी। उनमें से एक इसका भाई भी था जिसका नाम था शेर खां सुनफर। क्या नाम था, शेर खां सुनफर के नाम से मंगोल क्या करते थे, कांपते थे। मंगोल जब भारत पर अटैक कर रहे होते थे तो अगर किसी ने मंगोलों को ये बोल दिया कि शेर खां सुनफर आ रहा है, तो जैसे जिस रफ्तार से वो आगे आते थे उसी रफ्तार से वापस भाग जाते थे। समझ में आया। तो क्या हुआ, शेर खां सुनफर को इसने अपने दरबार में बुलाया। इसे शक क्यों हुआ, इसने कहा जब से मैं राजा बना ना तो ये मेरे से मिलने आया, ना ही इसने कोई गिफ्ट दिया मुझे। तो इसने क्या किया, अपने भाई को जहर देकर, धीरे धीरे जहर देकर मार दिया। अब जहां इसने अपने भाई को मारा
मंगोल उत्साहित हो गए आक्रमण करने के लिए, इसने अपने बेटे को भेजा और इसका बेटा क्या हुआ, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये तो समझ में आ गया, ठीक है जी। इसने सिजदा और पाइबोस जैसी प्रथा को चलाया। क्या चलाया? इसने कहा कि सुल्तान जो है उसके जब आप सामने आओगे तो सर झुकाओगे पैरों पर और उसके पैरों को चूमोगे, पाइबोस क्या करोगे। और ये प्रथा चलती रही बहुत लंबे समय तक। आगे आप सुनते हैं कि शाहजहां ने कहा यार ये सब मत करो, 4 बार चाहर तस्लीम, 4 बार बस झुक के ऐसे कर दो, बस हो गया, इतना काफ़ी है। कहाँ पैरों में चूमोगे आप, है ना। और कहाँ अच्छा लगता है यार किसी के पैरों को क्या करना, मुंह लगाना, ठीक है, और सिर रखना, ठीक है। जो बड़े हैं उनके पैरों पर हमारी परंपराएं हैं, है ना। तो कहा जाता है कि एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक है, आशीर्वाद मिलता है। पेपर देने जब जाओ तो बड़ों के पैर छू के जाना, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया। और इसने दैवत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया, राजा का दैवत्व। इसने कहा राजा अल्लाह की इच्छा से बनता है। किसकी इच्छा से? ऐसे ही नहीं बनता, हर कोई राजा नहीं बनता है। और जब आप सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, गहन अगर आप विश्लेषण करें, तो आपको भी लगेगा यार कि जो राजा होता है उसके अंदर गुण तो होते हैं। तो क्या पहले से विद्यमान होते हैं या राजा बनने के बाद आते हैं? बताओ तो। जैसे ही आपको पद मिलेगा ना, आज वो गुण नहीं है आपके अंदर, क्या? जैसे ही आप राजा बनोगे आपके अंदर वो गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहोगे। अगर आप अपना कार्यकाल लगातार क्या कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, इसका मतलब वो गुण विद्यमान है। क्या है? आ गए हैं वो दैवीय गुण जिन्हें बोलते हैं। कम सोना, कई लोगों से बातें करना, कई लोगों से सुनना, उनको आश्वासन देना, ठीक है, कई तरह से सोचना, कई तरह की क्या नीतियां बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार क्या करना, प्रयासरत रहना। बड़ी बड़ी आपदाओं में भी क्या करना, अडिग रहना। आपदाओं का सामना कैसे करना, अपने चेहरे पर भाव ना आने देना, ना ज्यादा इमोशनल होना और ना ही क्या, समझ रहे हो, ये कुछ गुण होते हैं राजा के। ये नहीं कि डीएम बन जाओ कल को कहीं और कहीं कोई आपदा आ गई और वहां जाके आप खुद बैठ के सर पीट के रोने लग गए तो हो गया। फिर तो आपने तो क्या करना है, दिलासा देना है भाई कि हम लड़ेंगे इस आपदा से, या और आपदाएं तो आती रहेंगी, है ना। तो ये चीजें हैं। या ऐसा नहीं करेंगे आप कि कोरोना हुआ और देश छोड़ के भाग गए सबसे पहले, ऐसा नहीं करेंगे आप, लड़ेंगे उससे, ठीक है ना। चलो, तो ये सब चीजें पढ़ते हैं बलबन में, समझ में आ रहा है। तो लौह और रक्त की नीति बोलते हैं इसकी नीति को, क्या बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी हमने बिस्मार्क की भी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? लौह और तलवार की नीति या लौह और रक्त की नीति। बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था, वहां पे भी पढ़ते हैं। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, बलबन में भी पढ़ते हैं हम, लौह और रक्त की नीति, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो राजा है, जो सुल्तान है, वो जिल्ले अल्लाह है। क्या है? जिल्ले अल्लाह है और नियामत खुदाई है। 2 शब्द यूज किए उसने, जिल्ले अल्लाह और नियामत खुदाई। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि बिना अल्लाह की इच्छा के सुल्तान नहीं बन सकता कोई भी, और अल्लाह के बाद अगर धरती पर कोई है तो फिर वो कौन है, सुल्तान है। उसकी इच्छा से ही वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है ना। अपने बेटे को भी बताता है, वो बुगरा खां है उसका बेटा, कौन है, बुगरा खां, उसको भी समझाता है, वो दैवत्व का सिद्धांत बताता है कि भाई क्या कैसे वो करना है, ठीक है। चलो जी, चालीसा का भी दमन कर दिया इसने। और इसने एक विभाग बनाया भाई, क्या किया इसने, कौन सा सैन्य विभाग था वो, क्या नाम था, दीवाने अर्ज। कौन सा विभाग बनाया इसने, सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। अच्छा, ये लास्ट तक अपने अभियानों को गुप्त रखता था, किसी को नहीं बताता था। इवन सैनिकों को पता नहीं होता था कल कहाँ जाना है। सुबह सुबह आके बोलता था कि आज हम कहाँ जाएंगे। जैसे मैं भी कई बार क्या करता हूँ, सुबह ही बताता हूँ आपको कि आज हम ओणी बैंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तैयार रहा करो बस। तो सिजदा हो गया, पाइबोस हो गया। इसने एक ईरानी त्योहार भी प्रारंभ किया, नौरोज। नौरोज जो है वो नए वर्ष पर ईरान के लोग क्या करते हैं, त्योहार बनाते हैं, नौरोज बोलते हैं उसको, है ना।
और ये चलता रहा बहुत लंबे समय तक। इसको औरंगजेब ने समाप्त किया। औरंगजेब ने कहा इस्लामिक नहीं है ये त्यौहार, क्या नहीं है, इस्लामिक नहीं है, इसको बंद करो। लेकिन स्वतंत्र भारत में आज भी हम लोग नौरोज मनाते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, नौरोज के दिन सभी लोगों को बधाई देते हैं कि आज नौरोज है, ठीक है, तो बधाई संदेश दिए जाते हैं नौरोज में। और जो इसका बेटा था ना, उसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहीद भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, शहीद राजकुमार, जो शहीद शहजादा, हाँ, जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है। और क्या हुआ इसके बाद कि बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना नहीं बता रहा मैं। एक मलिक बकबक था, उसको कोड़े मार मार कर मरवा दिया इसने, ठीक है। बंगाल का अभियान भेजा इसने, वहां से कुछ लोग वापस आ गए तो उसने क्या किया, उनको मरवाया, उनकी खाल में भूसा भरवाया, लटका दिया। कहाँ, मेन गेट पे लटका दिया। ये टेरर पैदा करता था कि भाई जब मैंने बोल दिया कि जीतना है बंगाल तो जीतना है, फिर ऐसे हार के नहीं आना कि महाराज हम हार गए, सुल्तान हम हार गए। या तो मर के आओ या तो डेड बॉडी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मैं निकालूंगा सब, क्या, और भूसा भरवा के क्या करूंगा, गेट पे टांग दूंगा। अब बुगरा खां जो बेचारा इसका लड़का था, वो इतना डर गया, वो बेचारा चला गया, भाग गया। उसने कहा जी मैं, ठीक है। बलबन मर गया, इसके बेटे को बुलाया गया कि सल्तनत को संभालो। उसने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, यहीं लखनौती में था मेरे ख्याल से, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरे बेटे को बना दो। तो इसका बेटा था कैकुबाद। क्या नाम था, कैकुबाद, क्यूमर्स। ये नाम भी ईरानी है, ये इस्लामिक नाम नहीं है। ये कैसे नाम है, ये ईरानी नाम है। कैसे नाम है, ये ईरान से इतना प्रभावित हुआ, अपने पोतों के नाम भी वैसे रखे इसने, कैकुबाद, क्यूमर्स, है ना। अब इसने कैकुबाद जो था 18 साल का लड़का था, ये दादा के संरक्षण में जब तक रहा, बड़ा अनुशासित जिसे बोलते हैं, सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, घूमने फिरने जाना, है ना, अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी करता होगा, तलवारबाजी। जैसे ही दादा मरा ये बिगड़ गया। इसने इतनी शराब पी और इतना नाच गान देखा कि 1.5 साल में इसे लकवा हो गया। इसको, कैकुबाद को समझ में आ गया कि क्या होना था, जहाँ लकवा हो गया तो हो गया, खत्म, सल्तनत खत्म। फिर उसके बाद क्यूमर से एक छोटा सा बच्चा बना, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिस्ट बनी भाई, एक सरदारों का बड़ा वर्चस्व रहता है ना, लिस्ट बनी। अब इस लिस्ट में किस किस को मारना है, किन किन सरदारों को खत्म करना है। टॉप लिस्ट में जो नाम था वो कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बता दिया मलिक छज्जू ने, पत्नी किसी ने बता दिया उसको कि भाई आपका नाम टॉप लिस्ट में, आप जाने वाले हो। उसने कहा अच्छा मैं जाने वाला हूँ। उसने क्या किया कि जो षड्यंत्र कर रहे थे सारे सरदारों को मरवा दिया। किसने, इसको बोलते हैं खिलजी क्रांति। क्या बोलते हैं, अगर खिलजी क्रांति न होती तो अनवरत विजय और नए नए प्रयोग न देख पाते हम इतिहास में। नए प्रयोग मतलब बाजार नियंत्रण व्यवस्था नहीं देख पाते, है ना, और ना ही क्या, अनवरत विजय, जो किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक को जीत लिया। इसको दक्षिण भारत तक को जीत लिया। तो अब इसके बाद शुरू होता है कौन, खिलजी वंश। कितना बचा है, तो बंद करो।